Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. The Indian Evidence Act वन लाइनर की सीरीज में आज का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द पर्सन मेकिंग द declaration chances to live, his statement is inadmissible as a dying declaration, but it might be relied on section 157 to corroborate his testimony. ये बात कह रहा है कि ये अगर डाइंग डिक्लेरेशन की जो स्टेटमेंट दे रहा है बंदा और उसको ये है कि वो मरने वाला है और वो बाद में जिंदा रह जाता है, तो उसकी स्टेटमेंट को ख़त्म नहीं किया जाएगा. उसको 157 जो एविडेंस एक्ट का है, जो कोरोबरेशन की बात करता है, उसकी किसी और एविडेंस से तसल्ली की जाएगी कि वो जो स्टेटमेंट उसने दी है वो सही है या नहीं है. तो 157 वहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ जाएगा. The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to give evidence of his statement. यहाँ पर फैक्ट ये है कि the person is dead, जो व्यक्ति मर गया है, must be proved by the person proposing to give evidence. उस व्यक्ति को उसे प्रूव करना पड़ेगा जो एविडेंस देना चाहता है. यानी कि मैं किसी व्यक्ति के बारे में एविडेंस दे रहा हूँ कि वो मर चुका है, तो मुझे ही वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो मरा है या नहीं मरा है, चाहे कैसे भी करूँ. द एविडेंस गिवन बाय एक्सपर्ट इज ऑफ एडवाइजरी करेक्टर. जो एक्सपर्ट की जो एविडेंस होता है सेक्शन 45 में जो बात करते हैं वो एडवाइजरी करेक्टर का है. कोर्ट को वो एक तरीके से एडवाइस दे रहे हैं कि कोर्ट उसको माने ना माने, ये कोर्ट पर डिपेंड करता है. इट इज़ बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट. तो कोर्ट अगर उसको लगता है कि नहीं ये जो ओपिनियन दी गई है ये गलत है, तो कोर्ट उसको नेगलेक्ट कर सकती है, इनएडमिसिबल डिक्लेयर कर सकती है. ओपिनियन एज टू डिजिटल सिग्नेचर आर रेलेवेंट. रेलेवेंट कब होगा डिजिटल सिग्नेचर? सेक्शन 47 इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि वो रेलेवेंट माना जाएगा सेक्शन 47A में. हैंड राइटिंग कैन बी प्रूव्ड बाय द एविडेंस ऑफ द राइटर हिमसेल्फ. या तो जिसने लिखा है वो व्यक्ति खुद जो है उसको प्रूव कर सकता है, और बाय ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट, या एक्सपर्ट की ओपिनियन, जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो उसे प्रूव कर सकते हैं. अगर हम सेक्शन 45 की बात करें तो उसमें कौन कौन से एक्सपर्ट्स की बात की गई है? फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट है, साइंस का एक्सपर्ट है, आर्ट का है, आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग का एक्सपर्ट है, फिंगर इम्प्रेशन का एक्सपर्ट है, स्पेशली स्किल्ड है कोई व्यक्ति, स्पेशल जिसने कुछ रिसर्च की हुई है उसका एक्सपर्ट है, तो उसकी वहाँ पर रेलेवेंसी होगी. ठीक है, ये रेलेवेंसी वहाँ पर हो जाएगी. और बाय द एविडेंस ऑफ पर्सन एक्वाइंटेड विद द हैंड राइटिंग, या उस व्यक्ति की जो उसकी राइटिंग से परिचित है वो जो है वहाँ पर उसको प्रूव कर सकता है. सेक्शन 45 में हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आ गए. यहाँ पर वो व्यक्ति आ गया जो ये कहता है कि हाँ जी, जैसे उसका टीचर है, रात दिन उसकी कॉपी चेक कर रहा है, तो वो वहाँ पर स्टेटमेंट दे सकता है, कह सकता है कि नहीं ये उसी की राइटिंग है. बाय द कोर्ट इट सेल्फ कंपेयरिंग द हैंड राइटिंग, कोर्ट खुद भी जो है उसकी राइटिंग को कंपेयर कर सकती है. द राइट ऑफ द विलेज ऑफ ए पार्टिकुलर विलेज टू यूज़ द वाटर ऑफ ए पार्टिकुलर वैली इज जनरल राइट. कि विलेज के अंदर अगर कोई वहाँ के पानी यूज़ कर रहा है, वेल का, कुएं का, तो वो क्या माना जाएगा? एक जनरल राइट माना जाएगा, सामान्य अधिकार माना जाएगा, स्पेशल राइट नहीं होगा. ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप अंडर सेक्शन 50. जब रिलेशनशिप के बारे में ओपिनियन होगी सेक्शन 50 में, तो उसमें कौन कौन से रिलेशन आ जाएंगे? रिलेशन बाय ब्लड आ जाएगा, रिलेशन बाय मैरिज आ जाएगा, और अडोप्शन का रिलेशन आ जाएगा. तो ये कुछ रिलेशन है वो उसमें इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिमिनल केसेस की बात करें, द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज ऑफ गुड करेक्टर. कि कोई व्यक्ति जिसका करेक्टर गुड है वो रेलेवेंट माना जाएगा. कि गुड करेक्टर क्या होगा? रेलेवेंट होगा. ये गलत टाइप्ड है. ठीक है. व्हेनेवर द ओपिनियन ऑफ ए लिविंग पर्सन, जब कभी लिविंग पर्सन की ओपिनियन की बात आती है, बिकम रेलेवेंट, तो रेलेवेंट मानी जाएगी. देन द ग्राउंड्स ऑन विच इज ओपिनियन इज बेस्ड आर ऑल्सो रेलेवेंट. कि कोई व्यक्ति लिविंग पर्सन है, वो अपनी कोई ओपिनियन दे रहा है, वो रेलेवेंट मानी जाएगी. और जिस भी ग्राउंड पे वो ओपिनियन दे रहा है वो सब कुछ जो है वो रेलेवेंट होगा. द ओपिनियन ग्राउंड्स ऑल्सो रेलेवेंट. नेक्स्ट इज एविडेंस ऑफ गुड करेक्टर ऑफ ए पर्सन इज ऑलवेज एडमिसिबल. किसी भी व्यक्ति का उसके गुड करेक्टर के प्रति एविडेंस दिया जाता है वो एडमिसिबल होता है.
बट बैड कैरेक्टर के लिए कि ये जी पहले भी बुरा था, अब भी इसने बुरा काम किया होगा, वो रेलेवेंट नहीं होगा। कि ये व्यक्ति जो है एक अच्छा आदमी है, काफ़ी सालों से इसका अच्छा एक कैरेक्टर रहा है, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। एविडेंस ऑफ गुड कैरेक्टर ऑफ ए पर्सन इज इररेलेवेंट इफ ही इज चार्ज फॉर कमिटिंग एनी सेक्सुअल ऑफेंस। जब भी सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड किसी भी क्राइम के लिए उसके ऊपर चार्ज किया गया है, चार्ज लगाया गया है, तो ये माना जाएगा कि उसका जो गुड कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा, असंगत। ठीक है, वो इररेलेवेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीवियस कन्विक्शन ऑफ ए पर्सन इज रेलेवेंट। किसी व्यक्ति की पहले भी जी कन्विक्शन हो चुकी है, ये व्यक्ति पहले भी जी ऐसा क्राइम कर चुका है, तो उस प्रीवियस कन्विक्शन को भी रेलेवेंट माना गया है। ऑल फैक्ट्स में बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। कोई भी फैक्ट्स हैं वो ओरल एविडेंस के द्वारा प्रूव किए जा सकते हैं, एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। किस चीज़ को छोड़ के आप फैक्ट नहीं को प्रूव नहीं कर सकते? डॉक्यूमेंट में क्या कुछ लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में क्या कुछ इंक्लूड किया गया है, उनको आप बोल के प्रूव नहीं कर सकते कि जी ये चीज़ ऐसे ही लिखी हुई है, ये चीज़ ऐसे लिखी है, वो प्रूव नहीं होगा। वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ से ही प्रूव होता है। द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इज कॉल्ड प्राइमरी एविडेंस। जो डॉक्यूमेंट कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट में पेश किया जाता है उसे कहा जाता है प्राइमरी एविडेंस। अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो प्राइमरी एविडेंस को आप एक बार निकाल लीजिए कि कौन से एविडेंस को प्राइमरी कहा जाता है। सेक्शन 62 बात करता है प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। द पहला पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। ये मान लो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो दिया हुआ है ये इटसेल्फ में एक प्राइमरी एविडेंस होगा। आई एम राइटिंग हेयर दिस इज, मैं मार्क कर रही हूँ, दिस इज प्राइमरी एविडेंस। ये प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट क्या रहा है, एक्सप्लेनेशन वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। एक डॉक्यूमेंट अलग अलग कई पार्ट्स में बनाया गया है, ईच पार्ट जो है वो रेलेवेंट होगा। जो सेक्शन 62 की जो एक्सप्लेनेशन 2 है वो ये कहता है कि वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, प्रिंटिंग है, लिथोग्राफी है, फोटोग्राफी है, अगर इस तरीके से कोई भी एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, बट वेयर दे आर ऑल कॉपीज ऑफ ए कॉमन ओरिजिनल, जब वो किसी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपीज बनी हुई है तो वो क्या माना जाएगा, वो भी रेलेवेंट माना जाएगा और प्राइमरी एविडेंस कंसीडर होगा। देखिए जब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रेजेंट किया जाएगा कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो जाएगा। फिर उसका एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि वेयर डॉक्यूमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट, जब वो कई पार्ट्स में बना है तो उसका हर पार्ट क्या होगा, प्राइमरी माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन 2 जो है सेक्शन 62 की, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो उसमें आप देखिए वेयर अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से बने हैं, यानी फोटोग्राफी से बना है या वो डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग से बना है, लिथोग्राफी से बना हुआ है, तो क्या होगा, हर एक डॉक्यूमेंट प्राइमरी माना जाएगा। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आप उसको ये नहीं कहोगे कि वो प्राइमरी है या नहीं है, कोई इशू नहीं है उसका। फिर कह रहा है कि ऑल कॉपीज ऑफ कॉमन ओरिजिनल, जितनी भी कॉपीज है जिसका ओरिजिनल क्या है, एक है, अगर एक ओरिजिनल है तो उसके अंदर आप क्या करोगे, एक ओरिजिनल होगा तो बाकी सारे तो उसके डुप्लीकेट हो जाएंगे, तो वो प्राइमरी नहीं होंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर है नेक्स्ट पॉइंट आपका, एक सेकंड हाइलाइटर ले लेती हूँ। व्हेन द डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर्ड द ऑर्डिनरी कॉपी इज नॉट एडमिसिबल एज सेकेंडरी एविडेंस। जब डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड करवाया जा चुका है तो उसकी एक सामान्य कॉपी, बिना रजिस्टर्ड कॉपी को आप लेके आते हो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर, तो वो एडमिसिबल नहीं होगा। डीफ टेस्टिफाइंग बाय साइन और राइटिंग इज ओरल एविडेंस। अगर मान लो कोई बोल नहीं सकता, उसका आप साइन, इशारों से या फिर आप मान लो राइटिंग से कुछ एविडेंस लेते हो, वो क्या कंसिडर किया जाता है, वो ओरल एविडेंस माना जाएगा। सेक्शन 60 कहता है कि ओनली डायरेक्ट एविडेंस जो है वो दिए जाएंगे
परसीव्ड बाय सेंसेस, जो आपने सेंस से परसीव किया है, कान नाक आँख से अगर आपने कुछ परसीव किया है तो उसी को ही डायरेक्ट एविडेंस को एडमिट किया जाएगा। सेक्शन 64 ये कहता है कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो प्राइमरी एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जाएगा, एक्सेप्ट वेयर सेकेंडरी एविडेंस इज अलाउड। जहां पर सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट अलाउ कर देती है तो सेकेंडरी एविडेंस दिया जाएगा, अदरवाइज प्राइमरी एविडेंस से ही डॉक्यूमेंट को आप प्रूव कर सकते हो। सेकेंडरी एविडेंस क्या दिया है, 63 में दिया है, सर्टिफाइड कॉपीज है, कॉपीज बनी है मैकेनिकल प्रोसेस से बनी है, कॉपीज मेड फॉर्म और कंपेयर्ड हुई है, काउंटर पार्ट है, ओरल अकाउंट ऑफ कंटेंट है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं। अ फोटोकॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट कैन बी परमिटेड टू बी गिवन इन एविडेंस एज सेकेंडरी एविडेंस। जो किसी भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी होती है उसको आप सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर दे सकते हो। इट इज़ प्रूव्ड दैट, यह सिद्ध हो चुका है कि द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वॉज इन पोजेशन ऑफ एडवर्सरी। ये साबित हो जाना चाहिए कि जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो सामने वाली पार्टी के पास है, इसलिए मैं इसकी फोटोकॉपी ही ला सका हूँ। द काउंटर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट आर सेकेंडरी एविडेंस। जो काउंटर पार्ट होता है, किसी एक डॉक्यूमेंट के कई पार्ट्स बने होते हैं, उनके जो काउंटर पार्ट्स है वो सेकेंडरी एविडेंस माने जाएंगे अगेंस्ट द पर्सन हु डिड नॉट एग्जीक्यूट, उस व्यक्ति के अगेंस्ट जिसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है डॉक्यूमेंट को। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट जो है वन लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। आपको पसंद आया वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं करना चाहता कुछ भी मत करो, बस नॉलेज लेते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।